हेलो दोस्तों, मैं के सोनी प्रगति क्लासेज रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज ये भारत के भूगोल का प्रैक्टिस सेट है। तो जिन्होंने पिछले प्रैक्टिस सेट ना देखो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर देखें, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू कर रहे हैं आज भारत का भूगोल का प्रैक्टिस सेट। तो ये पहला प्रश्न है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो ये ऑप्शन दिए गए आपके सामने। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, भारतीय सर्वेक्षण। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की जो है स्थापना हुई थी 1767 में, ठीक है। 1767 में भारतीय सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, कोरोमंडल तटीय मैदान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती हैं? सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, श्रीनगर। तो श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती हैं, क्योंकि सूर्य जो है कर्क रेखा से काफ़ी दूर उत्तर में स्थित है। और जो सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है। सूर्य जो है कर्क और मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है, और श्रीनगर जो है आपका कर्क रेखा से बहुत दूर उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, श्रीनगर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, श्रीनगर सही होगा आपका। अगला प्रश्न है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश पर अपनाया जाता है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। और यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 8 डिग्री 4 कला उत्तर और 37 डिग्री 6 कला उत्तर। ऑप्शन नंबर ए। और अगर पूर्वी देशांतर के बीच पूछा जाता तो 68 डिग्री 7 कला से 97 डिग्री 25 कला, ये पूर्वी का अगर पूछा जाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अक्षांश का पूछा गया तो 8 डिग्री 4 कला उत्तर और 37 डिग्री 6 कला उत्तर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? सबसे उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पटना। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और इसे ही पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो ये दो ऑप्शन दिए गए आपके सामने। दो ऑप्शन ये है आपके सामने। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, गोंडवाना लैंड। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड का उपमहाद्वीप था, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः जो अंग है वो किसका है? गोंडवाना लैंड का। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, श्रीलंका, ठीक है। तो भारत जो है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है।
और जिसकी 7 देशों से सीमाएं लगती हैं। तो ये 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। श्रीलंका से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं या पाक जल डमरू मध्य कह सकता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, भारत एवं श्रीलंका। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी है, भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत में, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, माजुली द्वीप। ठीक है, ये असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, माजुली असम। माजुली द्वीप जो है असम में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, अफगानिस्तान। और अगर सबसे अधिक पूछता तो बांग्लादेश उत्तर होता है इसका। ठीक है, तो सबसे कम पूछा है तो अफगानिस्तान, और सबसे अधिक सीमा साझा करने की बात पूछता तो बांग्लादेश उत्तर होता है इसका। तो इसका प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? उत्तर पश्चिम दिशा की बात कर रहा है इसमें। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? तो उत्तर पश्चिम में ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, और पूर्वी भाग में पूछता तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, और दक्षिण में पूछता तो श्रीलंका के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमा लगी हुई हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नागालैंड, असम और मिजोरम। तो उत्तर में नागालैंड से लगी हुई हैं, दक्षिण में मिजोरम से, पश्चिम में असम से और पूर्व में म्यांमार से। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, 5। तो 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 5 कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बांग्लादेश। तो 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा मानचित्रों की अदला बदली समझौता हुआ था 2015 में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, बांग्लादेश। अगला है, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, झारखंड। ठीक है, तो भारत के असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और बंगाल बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, झारखंड ये सीमा साझा नहीं करता है बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है, भारत और भूटान के बीच की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 4 भारतीय राज्यों से लगती है। भारत और भूटान के बीच की सीमा 4 भारतीय राज्यों से लगती है। ठीक है, वो 4 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, देहरादून उत्तर प्रदेश ये जोड़ा सही नहीं है। ठीक है,
तो देहरादून जो है उत्तराखंड का राजधानी नगर है, तो देहरादून का उत्तराखंड होगा। शिमला का हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग का पश्चिम बंगाल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, देहरादून का उत्तराखंड। ठीक है, तो देहरादून का उत्तर प्रदेश दिया गया है, जो गलत है। देहरादून का क्या होना चाहिए, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही जोड़ा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, त्रिपुरा अगरतला। ठीक है, तो असम का जो ईटानगर दिया गया गलत है। असम की राजधानी दिसपुर है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। त्रिपुरा की सही दिया गया है इसमें अगरतला, और नागालैंड की कोहिमा। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, सिलवासा। अगला प्रश्न है, भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। तो कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है? तो सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, और सबसे छोटी तटरेखा पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर वो आपका गोवा सही होता। सबसे छोटी गोवा और सबसे लंबी महाराष्ट्र तटरेखा के बारे में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, 3 देशों के साथ लगती हैं पश्चिम बंगाल की सीमाएं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोरोमंडल। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, और पश्चिम में केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। पश्चिम में केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? यानी कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, दमन से गोवा। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर सी, तो उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक विस्तृत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और यह बनिहाल दलदल में स्थित है। और वर्तमान में जो है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है चेनानी नासरी सुरंग है। वर्तमान में जो है सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? चेनानी नासरी। ऑप्शन के अनुसार इसमें जवाहर सुरंग टनल के बारे में पूछा गया, तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 2 जिले हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, कारगिल और लेह। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, 31 अक्टूबर 2019। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स का सदस्य है? 7 सिस्टर्स, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, त्रिपुरा।
ठीक है। तो इन 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो उनका नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र की सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गोवा। ठीक है। और सबसे लंबी पूछता तो गुजरात। अगला प्रश्न है, चैल हिल स्टेशन स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। तो चैल हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, दीव एक द्वीप है? तो ऑप्शन दिए गए हैं। तो दीव जो है दमन एवं दीप का एक भाग है जो गुजरात से कुछ दूरी पर स्थित है। दीव जो है दमन एवं दीप का एक भाग है जो गुजरात से कुछ दूरी पर स्थित है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, गुजरात से हटकर। ठीक है। और 26 जनवरी 2020 से दादर एवं नागर हवेली तथा दमन और दीप मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए, यानी कि इन दोनों को मिला दिया गया है 26 जनवरी 2020। ठीक है। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो कितनी है? 8 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप भारत की बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, ब्रह्मपुत्र। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो उसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, पुडुचेरी। अगला प्रश्न है, झीलों के अध्ययन को कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लिम्नोलॉजी या सरोविज्ञान भी कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, सुंदरवन नेशनल पार्क। ठीक है। तो 1987 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जगह मिली, 1987। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, श्रीनगर और लेह को। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, धौलाधार और पीर पंजाल। ठीक है। तो कुल्लू घाटी के बारे में बात याद रखना, कुल्लू घाटी को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की उपमा दी जाती है, देवताओं की घाटी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, सिपकीला दर्रा। ठीक है। भारत में जो सतलज नदी है वो सिपकीला दर्रा से ही निकली हुई है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, अटल सुरंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लिपुलेख जो दर्रा है वो उत्तराखंड में है, और बॉमडिला जो है उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम, लिपुलेख उत्तराखंड और रोहतांग हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, पालघाट दर्रा। ठीक है। और पालघाट दर्रा को पलक्काड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है, पलक्काड़ गैप। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, नमचा बरबा। यह अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ठीक है। नमचा बरबा, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अरावली अंग नहीं है हिमालय का। ठीक है, तो कुल्लू, काराकोरम, हिंदुकुश ये हिमालय श्रृंखला के क्या है, अंग है। तो अरावली नहीं है इसका अंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, अरावली। ठीक है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है और इसका जो विस्तार है गुजरात से लेकर दिल्ली तक है और इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, अरावली। ठीक है, क्योंकि अरावली जो पर्वत है वो अवशिष्ट पर्वत है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। और जबकि आपके हिमालय, रॉकी और एंडीज ये मोड़दार पर्वतों के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न हिमालय और के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शिवालिक। यानी कि हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट। ठीक है, और यह उत्तर में ताप्ती नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? महाराष्ट्र की सबसे ऊंची, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, कलसुबाई शिखर। कलसुबाई शिखर। ठीक है, यह शिखर पश्चिमी घाट में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, लद्दाख का पठार। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है, यह तिब्बत पठार का ही एक भाग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनाईमुडी शिखर यहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सह्याद्री। अगला प्रश्न है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पंचमढ़ी। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, गोविंद सागर। ठीक है, यह कृत्रिम झील का निर्माण भांगड़ा बांध के कारण हुआ है। अगला प्रश्न है, शास्तामकोटा झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केरल। ठीक है, तो यह केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील देश के किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केरल। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, और यह झारखंड राज्य में रांची के निकट स्थित है। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कुंजिकल है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, जोग जलप्रपात। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार ये जोग या इसको गरसोप्पा भी जलप्रपात कहा जाता है और यह कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है। ठीक है, और शरावती नदी पर स्थित है। यह जोग या गरसोप्पा इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, मिट्टी। ठीक है, मृदा विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है। तो ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना अम्लीय प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? सी सही होगा। ठीक है। और लैटराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा के कारण निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखना, ये निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा भारी वर्षा के कारण होता है। प्रक्रिया कौन सी? निच्छालन प्रक्रिया। ठीक है। और ये पूछा जाए कि लैटराइट मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है, तो है आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है लैटराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, राजस्थान में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। और जलोढ़ मृदा पूछी जाती तो गंगा के मैदान में, और लाल मृदा पूछी जाए तो छोटा नागपुर के पठार में। अगला है, खादर और भांगर किस प्रकार की मृदा है? तो ऑप्शन के अनुसार इसका ए सही हो जाएगा, एल्यूवियल। अगला प्रश्न है, लौनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका सी सही हो जाएगा, कल्लर। ठीक है। और इसके अन्य नाम और हैं कल्लर, ऊसर, राकर, धुर, चौपन। ठीक है, ये इत्यादि नाम है इसके। अगला प्रश्न है, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चट्टान। अगला प्रश्न है, मृदा की लवणता मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, चालकता मापी से। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, महासागरीय जलधाराएं। अगला प्रश्न है, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पश्चिमोत्तर भारत। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, विकिरण। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मासिनराम। अगला है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोआब। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, गोदावरी। ठीक है। और गोदावरी को दक्षिण गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसका गोदावरी। ठीक है। और गोदावरी को दक्षिण गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और महाराष्ट्र राज्य भी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है। तो ब्रह्म नदी का स्रोत जो है तिब्बत में स्थित है। स्रोत कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में। ठीक है। और तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, और असम की घाटी में से ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, कैलाश पर्वतमाला से। ठीक है। और यह कैलाश पर्वतमाला तिब्बत में ट्रांस हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गंगा। ठीक है। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी भी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, निक्षेपण। ठीक है।
और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो आपका बी सही होगा, निक्षेपण। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछा जाए तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, गंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, कोसी। ठीक है, और कोसी नदी को बिहार का सूख भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, ताप्ती। ठीक है, ताप्ती जो नदी है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, यह एक्चुअरी का निर्माण करती है, एक्चुअरी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कावेरी। ठीक है, तो कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अगला प्रश्न है, मूसी तथा भीमा नदी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, कृष्णा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख यानी एक्चुअरी बनाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, नर्मदा। ठीक है, तो एक नदी और है जो एक्चुअरी बनाती है, ताप्ती। तो ताप्ती और नर्मदा ये दो नदियां हैं जो एक्चुअरी बनाती हैं। ठीक है, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। और नर्मदा का जो उद्गम स्थान है वो मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है। अगला प्रश्न है, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, ताप्ती। ठीक है, और यह पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ध्यान रखना, दो नदियाँ हैं, ताप्ती और नर्मदा, और ये दोनों ही पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर, नर्मदा और ताप्ती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी होने के साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, नर्मदा नदी। ठीक है, तो यह पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है और भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है, रेवा। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, नर्मदा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, सतलुज और काली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की जोड़ी बनाएं। एक तरफ शहर दिए गए हैं, एक तरफ नदियाँ। तो जबलपुर का जो संबंध है नर्मदा नदी से है, और पेरिस का सीन नदी से है, लंदन का टेम्स और लाहौर का रावी। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, लूनी। ठीक है, तो लूनी के बारे में क्या रखना, यह नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, यानी कि इसका संपर्क समुद्र में नहीं हो पाता है, यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, और यह अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। अगला प्रश्न है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, चेन्नई या मद्रास। अगला प्रश्न है, मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, असम में, और नदी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेरी, और इसका पूरा नाम यह है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और इसकी स्थापना 1958 में नागपुर में की गई थी। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली स्थित है
तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, केरल में। ठीक है, साइलेंट वैली केरल में स्थित है। इस घाटी में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, और यह जैव विविधता के लिए भी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, और साइलेंट वैली को 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, और इसको 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और यह एक विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इसी उद्यान से की गई है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी इसी उद्यान से हो रही है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मध्य प्रदेश। और वनों का सर्वोच्च प्रतिशत पूछा जाए तो मिजोरम है। प्रतिशत के आधार पर सर्वोच्च कौन सा है राज्य, मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यद्यपि उद्यान कहा जाता है किंतु वास्तव में वह उद्यान नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कोलकाता ईडन गार्डन। ठीक है, यह क्या है, यह एक क्रिकेट स्टेडियम है। इसकी स्थापना 1864 में हुई थी। अगला प्रश्न है, सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मैंग्रोव। ठीक है, तो मैंग्रोव वनों में एक पेड़ों की सुंदर प्रजाति पाई जाती है, प्रसिद्ध प्रजाति है, उसका नाम है सुंदरी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पेड़ों की सुंदर प्रजाति सुंदरी कहाँ पाई जाती है तो मैंग्रोव वन में पाई जाती है। और मैंग्रोव वन क्या होते हैं, ये मैंग्रोव वन जो खारे पानी और नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। ये जो यहाँ पर जो पेड़ पौधे उगते हैं ये खारे पानी और नमी वाले स्थानों पर उगते हैं और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के समुद्री तट पर उगने वाली वनस्पति को मैंग्रोव कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, मैंग्रोव। अगला प्रश्न है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, सुंदरवन। ठीक है, और यह भारत और बांग्लादेश तक फैला हुआ है और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, सुल्तानपुर। अगला प्रश्न है, नामदाफा नेशनल पार्क है। तो नामदाफा ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, एकमात्र सैक्चुअरी जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, दाचीगाम। ठीक है, दाचीगाम अभ्यारण्य। ठीक है, और एकमात्र ऐश्वर्य है जहाँ पर हंगुल प्रजाति के हिरण पाए जाते हैं। यहाँ पर दाचीगाम अभ्यारण्य में हंगुल प्रजाति के हिरण पाए जाते हैं, केवल यहीं पे पाए जाते हैं हंगुल जाति के प्रजाति के हिरण। ठीक है, और दाचीगाम अभ्यारण्य जो ये जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर स्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, मैंग्रोव वन। ठीक है, इसको गरान वन के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, ज्वारी वन।
अगला प्रश्न है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, असम। ठीक है, यह एक राष्ट्रीय पार्क है जिसे यूनेस्को विश्व विरासत सूची में भी जगह मिली है। ठीक है, इसका नाम यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। अगला प्रश्न है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, और नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को 1986 में स्थापित किया गया था, जो भारत का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? ठीक है, डुगोंग को समुद्री गाय भी बोला जाता है। तो भारत में यह मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। ठीक है, यह समुद्र में पाए जाने वाला एक स्तनधारी जीव है। यह हिंद और प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में यह मन्नार की खाड़ी में पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, गैंडा। तो कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह असम में स्थित है और यह एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और इस उद्यान की स्थापना 1905 में की गई थी और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसकी स्थापना जैव संरक्षित क्षेत्र के रूप में 1999 में की गई थी। अगला प्रश्न है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको 1974 में लाया गया। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में, और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको 1974 में लाया गया। अगला प्रश्न है, गहर माथा अभ्यारण्य उड़ीसा में है। तो यह उड़ीसा में कछुए के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, गहर माथा अभ्यारण्य उड़ीसा में कछुए के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ओलिव रिडले कछुए की प्रसिद्ध प्रजाति पाई जाती है, ओलिव रिडले। ठीक है, तो यह एकमात्र अभ्यारण्य है जो कछुए के लिए है और प्रजाति कौन सी है उसकी? ओलिव रिडले। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कोडागू। ठीक है, और यह अभ्यारण्य पश्चिमी घाट का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, पश्चिम चंपारण, बिहार। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र पिलाबी राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा, ये मणिपुर में। ठीक है, और यह विश्व का एकमात्र पिलाबी राष्ट्रीय पार्क है, मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षावन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। तो ऑप्शन के अनुसार सी सही होगा इसका। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को वर्षा वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी क्या कहलाते हैं? वर्षा वन कहलाते हैं। और ये वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी हिमालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, व्याघ्रों के लिए यानी बाघों के लिए प्रसिद्ध है यह। ठीक है, तो इसको 1990 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था और 2007 में इसे वो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 1990 में से राष्ट्रीय पार्क और 2007 में टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया था। ठीक है, और मुदुमलाई ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में स्थित है यह।
अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, नीलगिरी। ठीक है, तो इसको 1986 में पश्चिमी घाट के नीलगिरी क्षेत्र में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और यह सिक्किम में स्थित है। भारत का पहला मिश्रित विरासत स्थल है। अगला प्रश्न है, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, चितवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेपाल का कौन सा है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। और यह चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1973 में की गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य भारत टीक किसका उत्पाद है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। ठीक है, और चंदन के लिए भारत में कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक। अगला प्रश्न है, क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होती है? ठीक है, तो ये क्रिकेट बैट के लिए बिलो एक लकड़ी का नाम है। तो यह ऑप्शन नंबर डी सही होगा, शंकु वृक्षी वन। शंकु वृक्षी वन। ठीक है, और ये वन ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न है, गलत जोड़ा बताएं। तो बांदीपुर अभय वन कर्नाटक, सरिस्का अभय वन राजस्थान, अन्नामलाई अभय वन तमिलनाडु, पेरियार अभय वन ये गलत है आंध्र प्रदेश। तो पेरियार अभय वन जो है वो केरल में स्थित है। ठीक है, तो इसका गलत जोड़ा बताया मैं, कौन सा सही होगा इसका? डी, पेरियार अभय वन ये है आपका केरल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, वनारोपण प्रक्रिया है। वनारोपण प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बी सही होगा आपका, और पेड़ लगाने की। वनारोपण प्रक्रिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और पेड़ लगाने की। अगला प्रश्न है, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? झूम कृषि, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, उपयोग सभी, यानी मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है, और झूम खेती को स्थानांतरी खेती के नाम से भी जाना जाता है। स्थानांतरी खेती के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, दालों का। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जा रही है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, ब्रेड गेहूं। अगला प्रश्न है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, चावल। अगला प्रश्न है, जायद की जो फसलें होती हैं किस मौसम में उगाई जाती हैं? तो जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल, ये पूछ रहा है, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, तरबूज। ठीक है, तो जायद की फसलों में से तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, और इनको मार्च में इनको बोया जाता है और जून के लगभग में इनको काट लिया जाता है। जून में इनको काटा जाता है। ठीक है, और जायद को अंतर्वर्ती फसल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, जौ और सरसों। ठीक है, तो जो खरीफ की फसलें हैं जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में इनको काट ली जाती हैं। और दक्षिण पश्चिम मानसून के भारत में आने से पहले खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आने से पहले या दक्षिण पश्चिम मानसून के भारत में आने के समय भारत में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जौ और सरसों।
अगला प्रश्न है, पठार की स्थलाकृति आदर्श है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, खनन के लिए। ठीक है, तो पठार सामान्यतः खनिजों के क्या होते हैं, भंडार होते हैं। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पश्चिम बंगाल। और विश्व का प्रथम जूट उत्पादक देश पूछा जाए तो भारत है, और दूसरे नंबर पे बांग्लादेश। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है। तो दुग्ध उत्पादन में संसार भारत का जो स्थान है पहला है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और भारत में राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसमें विश्व में भारत जो है 1998 से पहले स्थान पर है दूध उत्पादन में। 1998 से प्रथम स्थान पर लगातार ये पहले स्थान पे आ रहा है भारत दूध उत्पादन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हरित क्रांति सबसे अधिक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सफल रही। और पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति का पूछा है किस फसल पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, तो गेहूँ पर हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, यानी कि गेहूँ की खेती में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। तो भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। इस नाम से भी हरित क्रांति जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा या शुगर बालू के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और अगर पूछा धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो धान का कटोरा आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, वृष्टि। वृष्टि का मतलब वर्षा। ठीक है, वृष्टि का मतलब क्या है, वर्षा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ठीक है, इसलिए इसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है, मानसून का जुआ। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा, दुग्ध उत्पादन। ठीक है, और इसके 3 चरण हैं। पहला चरण था इसका 1970 से 1980, दूसरा चरण था 1981 से 1985 तक, और तीसरा चरण है 1985 से 1996 तक। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। ठीक है, और भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वर्गीस कुरियन को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, तमिलनाडु। ठीक है, तो टैंक सिंचाई के परंपरागत क्षेत्र बहुत से हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान। ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत में यह परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। तो टैंक सिंचाई का प्रमुख जो क्षेत्र माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। असिंचित खेती की जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, दक्कन के पठार। ठीक है, यहाँ पर न्यूनतम वार्षिक वर्षा होती है, और इस असिंचित क्षेत्र को शुष्क क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुओं से सिंचाई के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, महानदी का डेल्टी क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जल स्तर है काफ़ी ऊंचा है, और आराम से पानी निकाला जा सकता है। यहाँ पर जल स्तर जो है काफ़ी ऊंचा है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, कोयला क्षेत्रों से। और अगर ये पूछा जाए कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, तो कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी।
तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, डिगबोई में। ठीक है, तो यह डिगबोई में स्थापना इसकी की गई थी असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा 1901 में। असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के द्वारा 1901 में की गई थी और यह विश्व की सबसे पुरानी चालू हालत में परिष्करणशाला है। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, हॉसपैट। ठीक है, और ये कोलार, रामगिरी, हट्टी ये स्वर्ण खदान के अंतर्गत आती हैं। तो कोलार और हट्टी ये दोनों कर्नाटक में स्थित हैं और रामगिरी ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, रूस। ठीक है, और ये भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये दुर्ग जिला छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, सोने के लिए प्रसिद्ध है, स्वर्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, कांडला। तो स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कांडला था। ठीक है, तो इसका निर्माण जो है 1950 के दशक में किया गया था और 2017 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया, किसका नाम बदलकर? कांडला का नाम बदलकर। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कांडला था। ठीक है, स्वतंत्रता के पहले जो था कराची पतन था, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया था। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है जो कि कंक्रीट गुरुत्व बांध है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, मध्य प्रदेश, और यह नर्मदा नदी पर निर्मित है, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन के अनुसार इसमें डी सही होगा, भांगड़ा नागल बांध। ठीक है, और भांगड़ा नागल बांध ये सतलज नदी पर स्थित है, पंजाब में है और यह। ठीक है, तो जो भांगड़ा नागल बांध है यह गुरुत्वीय बांधों में सबसे ऊंचा बांध है। अगर आपसे ये पूछा जाता है गुरुत्वीय बांधों में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भांगड़ा नागल बांध हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। और गुरुत्वीय बांध शब्द ना आकर केवल यही पूछ देगा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। ठीक है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है और उत्तराखंड में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन आपका टिहरी बांध नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार इसमें डी सही हो जाएगा, भांगड़ा भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भाखड़ा। तो भाखड़ा और नागल ये दोनों पास पास में बने हुए बांध हैं, दोनों अलग अलग हैं। भाखड़ा और नागल अलग, ये अलग अलग बांध हैं। ठीक है, दोनों पास पास में बने हुए हैं, तो ऑप्शन के अनुसार इसका डी सही होगा, भाखड़ा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, और इस नहर से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को लाभ मिलता है और यह पंजाब में ब्यास तथा सतलज नदी के संगम पर बने हरी के बैराज से निकलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, कावास। कावास ताप विद्युत गृह यह गुजरात में स्थित है और कोरबा ताप विद्युत गृह छत्तीसगढ़ में है। रामगुंडम सुपर ताप विद्युत गृह यह तेलंगाना में है और तलचर ताप विद्युत गृह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कावास ताप विद्युत गृह यह गुजरात में है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, कृष्णा नदी पर। ठीक है, और यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, और
सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बांध को राष्ट्र को समर्पित किया था। अगला है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, महाराष्ट्र। ठीक है। कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है कोयना, इस पर बनाया गया है। ये कोयना क्या है? कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है कोयना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्न का मिलान कीजिए। एक तरफ बांध दिए गए, एक तरफ नदियाँ। ठीक है, तो पहला है हीराकुंड। तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर, महानदी इसका सही होगा। पौंग डैम, तो ये ब्यास नदी, ब्यास। और टिहरी डैम ये भागीरथी, और थीन डैम रावी। ठीक है। अगला है, भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, दामोदर। ठीक है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत सरकार की सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, हीराकुंड बांध। ठीक है, और यह उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित है। अगला है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और यह चिनाव नदी पर स्थित है, चिनाव। अगला प्रश्न है, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और यह प्रोजेक्ट रावी नदी पर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, मुल्लाई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, और इस बांध का निर्माण जो है पेरियार नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है, यूएसए की टीबीए यानी कि टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में यह है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, तो इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1948 से प्रारंभ की गई थी। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1948 से प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन के अनुसार इसका सी सही हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है, किशनगंगा परियोजना भारत तथा के बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण था। ठीक है, और ये किशनगंगा जो है झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर स्थित है। किशनगंगा क्या है? भारत उसकी झेलम की सहायक नदी। अगला प्रश्न है, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ताप ऊर्जा। अगला प्रश्न है, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, कुडनकुलम। ठीक है, और ये कुडनकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु। ठीक है, तो भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, तारापुर। ठीक है, इसकी स्थापना मुंबई के निकट तारापुर नामक स्थान पर की गई है और इसका वाणिज्यिक संचालन 1969 से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, बायोगैस। तो बायोगैस हुआ, सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत में आते हैं। ठीक है, अपारंपरिक स्रोत में आते हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, पिंपरी। ठीक है, कहाँ पर है? पुणे में है। और इस प्लांट की जो स्थापना है 10 मार्च 1954 को की गई थी। अगला प्रश्न है, तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, भारी जल संयंत्र। ठीक है, तालचेर कहाँ पर है? उड़ीसा। तालचेर भारी जल संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोरावजी टाटा द्वारा टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 1907। ठीक है, तो 1907 में जमशेदपुर में की गई थी स्थापना इसकी टिस्को की। अगला प्रश्न है,
भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन, पूर्वी तट पर, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, पारादीप और हल्दिया। ठीक है, पारादीप उड़ीसा में है और हल्दिया पश्चिम बंगाल में। और पश्चिमी तट पर पूछा जाता है तो कोचीन और कांडला, कोचीन केरल में और कांडला गुजरात में। तो ऑप्शन के अनुसार ये पूर्वी तट का पूछा गया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पारादीप और हल्दिया। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू या इसको बोला था निहावा सेवा बंदरगाह। तो यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, नदी। ठीक है, यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, पेरम्बूर चेन्नई में। ठीक है, अगर पूछा है रेल कोच फैक्ट्री तो पंजाब के कपूरथला में स्थित है। अगर आपसे ये पूछा जाए रेल कोच फैक्ट्री तो पंजाब का कपूरथला। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, तो ऑप्शन नंबर के ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, पेरम्बूर चेन्नई में। अगला प्रश्न है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, तो मुंबई में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, मुंबई CST तथा मुंबई चर्चगेट का मुख्यालय यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हुबली। ठीक है, हुबली कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, रोहा से मंगलोर को। ठीक है, रोहा कहाँ है? महाराष्ट्र और मंगलोर कर्नाटक, यानी महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलोर। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या की घनत्व की परिभाषा की जाती है? जनसंख्या की घनत्व की परिभाषा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में, प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, 1911 से 1921। ठीक है, इस दौरान -0.31% की गिरावट दर्ज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, 1911 से 1921। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा ट्विन सिटी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दिल्ली नई दिल्ली, ये ट्विन सिटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति तो भील है और दूसरी है गोंड। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति भील है और दूसरे स्थान पर कौन सी है? गोंड। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, सबसे बड़ा जनजाति समुदाय भील। किसके अनुसार है ये? 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, और इसके पहले कौन सी थी? तो गोंड थी। अगला है, कुकी किस राज्य से संबंधित है? तो कुकी एक जनजाति है, ये मणिपुर से संबंधित है। अगला है, अहोम जनजाति भारत की किस राज्य से संबंधित है? तो अहोम जनजाति ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, असम। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नईसी जनजाति का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, खासी और गारो जनजाति खासी और गारो जातियाँ मुख्यतः पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, मेघालय। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वृक्षारोपण से। अगला प्रश्न है, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया? मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी। ठीक है, और समुद्री पार्क के रूप में इसको 1982 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, दार्जिलिंग।
तो दार्जिलिंग पर्वतीय स्थल का नाम का अर्थ जो है वज्रपात स्थल भी है। अगला प्रश्न है अपातनी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिक में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना 1983-1984 में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, दक्षिणी गंगोत्री। अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो परमाणु कार्यक्रमों के निर्णय लेने के लिए टाटा एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो गठन किया गया था 1948 में किया गया था, और 1954 में ट्राम्बे में, मुंबई के पास है ट्राम्बे, परमाणु संस्थान की स्थापना की गई थी, और 1966 में इसका नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लखनऊ। अगला है धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमण करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, सूर्य। ठीक है, तो ये भूगोल का प्रैक्टिस सेट, भारत के भूगोल का प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर लिखें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जो स्टूडेंट पुलिस एसएससी की स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, और भारतीय इतिहास के जो प्रैक्टिस सेट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर ज़रूर देखें।